हमने इससे पहले पढ़ा था कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, जिसमें हमने पढ़ा था टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन, ये भी पढ़ा था। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब ये था कि आप इसको जो है इस पे फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, और इधर फोर्स लगाते हैं, इक्वल फोर्स लगाते हैं। तो इस समय जो स्ट्रेस जनरेट हुआ था दैट वाज टेंसाइल स्ट्रेस, और इसी फोर्स का डायरेक्शन हम अपोजिट कर देते हैं तो इसको कहते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। ये फोर्स अगर ऐसे कर दिए, दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, एंड ये था कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ये दोनों चीजें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, इस पर डिस्कशन भी किया था, न्यूमेरिकल भी बनाया था स्ट्रेस पे। अब एक और होता है इसमें जिसको वॉल्यूम स्ट्रेस भी कहते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है कि जब पानी में किसी चीज को आप डुबा देते हैं तो इस पे चारों तरफ से ऐसे फोर्स लगता है, इस पर हर डायरेक्शन से इसके वॉल्यूम पे फोर्स लगना शुरू होता है। तो यहाँ जो एक स्मॉल सरफेस पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। दिस इज कॉल्ड टाउ वी एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके हर वॉल्यूम, पानी वाला ये एग्जांपल है, चारों तरफ से इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और इस फोर्स के एक स्मॉल एरिया ले लेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया इज देन कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया को इसको वॉल्यूम स्ट्रेस कहते हैं। इसमें चारों तरफ से इसके वॉल्यूम पे फोर्स लग रहा है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेन का। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है और ये कैसे जो है अप्लाई करते हैं, और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है स्ट्रेन को। ये मान लीजिए कि जैसे ये आपका है टेंसाइल स्ट्रेस आपने लगाया, इसका नेचुरल लेंथ मान लेते हैं कि एल है, इसका नेचुरल लेंथ क्या है, एल है। तो नेचुरल लेंथ इसका मान लिया जाए कि एल है, नेचुरल लेंथ एल है इसका। आपने इसको क्या किया कि टेंसाइल स्ट्रेस लगा करके इसको यानी कि पुल किया, और इस ये दोनों साइड एफ फोर्स लगाया, और इसका लेंथ जो है वो मान लीजिए कि डेल्टा एल जो है ये चेंज इन लेंथ हो गया, चेंज इन लेंथ हो गया। ये डेल्टा एल आपका है, चेंज इन लेंथ हो गया। तो इसका नेचुरल लेंथ से बढ़ के टोटल लेंथ अब ये मान लिया ऐसे हो गया, डेल्टा एल इसमें ऐड हो गया, इसका नेचुरल लेंथ जो है इंक्रीज कर गया बाई डेल्टा एल अमाउंट। तो इसको जो है यहाँ लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसको जो है कहते हैं डेल्टा एल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। यानी कि आपने इसको खींचा, इस पर फोर्स लगा के इस तरीके से इसको फोर्स लगाया ऐसे, एफ लगा, ये एफ लगा, तो इसका लेंथ में जो चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, नेचुरल लेंथ, इसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहा जाता है। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, तो मीटर डिवाइडेड बाय मीटर कट जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इफ लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, अगर नेचुरल लेंथ एल है, इससे इसका लेंथ इंक्रीज होगा, देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेन इफ डेल्टा लेंथ चेंज क्या है, ये इंक्रीजेस कर जाता है, इसका लेंथ इंक्रीज कर जाता है, डेल्टा एल नहीं बल्कि इसको एल करिए। इफ एल जो है ये इंक्रीज कर जाता है, इफ एल इंक्रीजेस the longitudinal strain, the longitudinal strain
is also known as टेंसाइल स्ट्रेन। इसको टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे, इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। यानी नेचुरल लेंथ से अगर इसका लेंथ इंक्रीज कर गया तो इस तरीके का जो स्ट्रेन है उस स्ट्रेन को टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे, क्योंकि इस वजह से ये फोर्स ऐसे, इसके वजह से टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते थे। अगर इसका लेंथ जो है दूसरा वाला फोर्स हमने लगा दिया जो कंप्रेसिव नेचर का है, मान लिया जाए ये वाला नेचर का हो जाए, अगर इस तरीके का है, इस पे फोर्स ऐसे लगा दिया और इस डायरेक्शन में फोर्स ऐसे लगा दिया तो ये कंप्रेसिव हो जाएगा। और इस केस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ही क्या हो जाएगा, दिस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बिकम्स, इसका नोमेनक्लेचर दूसरा हो गया, इसको कहा जाएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, इसको हम कहेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन कहेंगे इसको। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, इसको कहेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। यानी कि आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन दो तरह का हुआ। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज टू टाइप, longitudinal strain has two type. One is called tensile strain, and another one is called compressive strain, compressive strain। ये दो तरह के, दोनों है एक ही चीज का, लेकिन इसको जो है दोनों का नाम अलग अलग इसका देते हैं, है एक ही चीज। डेल्टा एल इज पॉजिटिव फॉर टेंसाइल स्ट्रेन, फॉर टेंसाइल स्ट्रेन। और ये हो जाएगा डेल्टा एल हो जाएगा ये निगेटिव, इसका लेंथ कम हो गया, फॉर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। समझ रहे हैं? जैसे ये है आपका, इसको आपने ऐसे दबाया इधर से तो इसका लेंथ छोटा हो जाएगा, फाइनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ निगेटिव होगा। इस केस में आपने इसको इधर से खींचा, इधर से खींचा तो फाइनल लेंथ बड़ा हो जाएगा इनिशियल लेंथ से, तो चेंज इन लेंथ इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें चेंज इन लेंथ निगेटिव हो जाएगा। अब एक तरह का और भी है जिसको हम लोग शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं, शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। देखिए ये क्या होता है। शियरिंग स्ट्रेन, मान लीजिए आपके पास इस तरीके का एक शेप है, कोई मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर शेप है आपके पास, इसका नाम मान लीजिए हम दे दिए ए बी सी डी, ये नाम दे दिए, ए बी सी डी दे दिए। अब इसको क्या करिए कि इसके हर फेस को एक इक्वल फोर्स से ऐसे लगाइए, इधर फोर्स लगाए, एक वही सेम फोर्स इधर लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं इस पर, और इधर लगा देते हैं फोर्स, सेम फोर्स जो है। एक सेकंड, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा ऐसा, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। नहीं, इसको थोड़ा डायग्राम, इसको डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला सही है, यहाँ का डायरेक्शन थोड़ा सा ये आप क्या करिए चेंज कर दीजिए, ये नीचे और ये ऊपर, और इसको फिजिकली एनालाइज करिए कि क्या होगा इसके साथ। इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, इसको हम नीचे ले जा रहे हैं, इसको ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इस सरफेस को ऐसे लगा रहे हैं, तो ये जो शेप है, ये जो डिस्टॉर्ट होके या चेंज होके जो शेप दिखाएगा हमको, वो कैसा होगा देखिए। वो आपका शेप जो बन के आएगा
वो ये डी वाला जो यहां देख रहे हैं ये यहां पे आ जाएगा डी डैश। उसके बाद ये सी देख रहे हैं ये फैल करके यहां पहुंच जाएगा सी डैश। उसके बाद ये बी वाला है ये ऐसे होके इधर आकर के बी डैश हो जाएगा। उसी तरह से ये ए देख रहे हैं ये आ गए इधर बड़ा होकर के ये ए डैश हो जाएगा। इसको इससे मिला दीजिए खाली ऐसे, इस तरीके से ये, और इसको ये, और यहां से इस तरीके से ये हो जाएगा। यानी ये वाला पोजीशन जो है जब हम इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ये बी वाला बी डैश पे, और ये फोर्स ऐसे लगेगा तो ये ए वाला जो है इधर आ जाएगा ए डैश पे। और इस पे देखिए डी पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तो ये डी अंदर चला जाएगा खिसक के डी डैश पे, और सी पे फोर्स ऊपर लग रहा है तो ये खिसक के ऊपर यहाँ पे ये सी डैश पे आ गया। तो इस तरीके का जो इसमें डी से डी डैश हुआ, डी डैश हुआ, और ये डी और ए हुआ, तो इस दोनों के रेशियो को शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं। शियरिंग स्ट्रेन, it is with respect to one side means d dash divided by dA. This is called shearing strain. इसको shear भी कहते हैं सिंपल वर्ड में, और it is called shear. इसको shear भी कहते हैं। किसी एक का आप निकाल सकते हैं, जैसे मान लिया इसका अगर ये इस साइड का अगर निकालना हो, इस साइड का ये ए बी है तो इसको क्या कहेंगे बी बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी कह देंगे। ये बी सी का अगर निकालना हो बी सी के लिए तो इसको कहेंगे सी सी डैश डिवाइडेड बाई बी सी कर देंगे। इसमें हम निकाले हैं डी से डी डैश डिवाइडेड बाई ए डी कर देंगे। यानी इसके लेंथ में कितना चेंज हुआ, तो ये वाला जो पोजीशन हुआ ये चेंज हुआ, ये यहां से यहां आ गया, एंड डिवाइडेड बाई ओरिजिनल जो इसका लेंथ था, इसको शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं। इन दोनों के बीच स्ट्रेस और स्ट्रेन, जो दो टर्मिनोलॉजी है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो इसको डिफाइन करने के लिए हुक्स साइंटिस्ट हैं, हुक्स ने एक लॉ दिया दोनों के बीच रिलेशन, जिसको हम लोग हुक्स लॉ कहते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर आपका डिफॉर्मेशन, पहला कंडीशन है फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, ये सब कंपटीशन के लिए पॉइंट होता है, सारे डिफॉर्मेशन के लिए नहीं है। फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन जो है वो आपका कैसा है, स्मॉल है। फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन stress in a body is proportional to corresponding strain. For a small deformation, a stress in a body is proportional to corresponding strain, corresponding strain। यही है हुक्स लॉ। यानी स्ट्रेस जो बॉडी में है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। यानी स्ट्रेस और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेन नहीं होगा, नहीं, दोनों एक दूसरे से के प्रोपोर्शनल है। यानी इसका मतलब हुआ कि जो आपका ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस सॉरी, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि स्ट्रेस, इसको टेंसाइल कह दीजिए, डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन, जब ये कहेंगे ये इधर आके डिवाइड हो गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक कांस्टेंट बच जाएगा। उस कांस्टेंट को y कहते हैं, विच इज नोन एज
यंग्स मॉडुलस, विच इज नोन एज यंग्स मॉडुलस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है किसी बॉडी के लिए कि कितना सॉलिड होगा, कितना रिजिड होगा ये बॉडी, इसका यंग्स मॉडुलस डिसाइड करता है। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू जो है, यानी कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया है ये, और स्ट्रेन क्या है आपका, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ है। तो इसको आप लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो F इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल विच इज इक्वल टू वाई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं इसको। कोई बॉडी कितना इलास्टिक है, इसका जो वैल्यू है वो हम डिसाइड करते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। इफ रॉड इज कंप्रेस्ड, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगा और कंप्रेसिव स्ट्रेन हो जाएगा, देयर रेशियो इज सेम एज फॉर द टेंसाइल केस। अगर कंप्रेसिव लगा देंगे तो इसको कंप्रेसिव कहेंगे, वरना अगर टेंसाइल है तो टेंसाइल कहलाएगा। अब इसी का एप्लीकेशन पे हम एक न्यूमेरिकल आपको देते हैं, बना के दिखाइएगा। सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग, सीलिंग से इसको सस्पेंड किया हुआ है, 4 kg के लोड को सीलिंग से सस्पेंड किया हुआ है। ये देखिए, थ्रू अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड रेडियस 2 mm, यानी कि इस तरीके से 4 kg का लोड है, ये आपका स्टील वायर है, 4 kg का ये लोड हो गया 4 kg, और ये जो स्टील वायर है ये 20 मीटर का ये लंबा वायर है, और इसका रेडियस वायर का रेडियस दे रखा है, ये है 2 mm, मिलीमीटर रेडियस दे रखा है। It is found that length of wire increases by 0.031, यानी कि डेल्टा एल जो है इसका दे रखा है आपका 0.031 मीटर। ये जो आप लोड लगाए, इस लोड के लगाने से इसका लेंथ जो है 0.031 मीटर, mm है, मीटर नहीं, मिलीमीटर इंक्रीज करके। तो देखिए, जितना फोर्स लगाने से उसके लेंथ में इंक्रीज जितना कम होगा ना, उतना ही अच्छा जो है ये इसका, ये क्या कहते हैं कि आपको जो है ये मटेरियल जो है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना ही अच्छा माना जाता है जब इक्विलिब्रियम मेरे रीच हुआ है। तो फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, टेक जी इक्वल टू, फिर यहाँ पे वही कह दिया। तो अभी जो हम लोगों ने देखा था यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला हमारे पास आया था, ये क्या था, फोर्स इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। वेरी सिंपल है, डाटा पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट वाला है ये। जितना डाटा पुट कर दीजिए उससे ही आपका वैल्यू आ जाएगा। इसमें कुछ लॉजिक यहाँ एक बात का है, बस इसमें समझने का लॉजिक ये है कि जब ये 4 kg का लोड लगाया गया, अब इसका जो भी वैल्यू हमारा आएगा, तो ये जो वैल्यू जो भी हमारा आएगा ये डिसाइड करता है कि ये मटेरियल जो हमारा है, ये जिसका यंग्स मॉडुलस अच्छा है, ये जिसका यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा होगा, हम उतना ही इसको बिल्डिंग मटेरियल में यूज करते हैं, बिल्डिंग बनाने में, क्योंकि इसमें स्ट्रेन कम जनरेट हो, फोर्स ज्यादा लगे लेकिन लेंथ इसका कम अगर इंक्रीज हो रहा है ज्यादा फोर्स लगा के, तो हम कहेंगे कि ये मटेरियल अच्छा है और इसको हमको कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज करना चाहिए इसको। तो अब ये सिंपल फॉर्मूला है, इसमें सारा वैल्यू दे रखा है, फोर्स कैसे लगेगा नीचे इस पर, यंग्स मॉडुलस 2 आ रहा, हाँ यंग्स मॉडुलस 2 आ रहा, 2 आ रहा है, और पावर भी कुछ होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर समथिंग है, देखिए कितना आएगा। ये एमएम वगैरह को चेंज करने में आप किए होंगे। फोर्स इक्वल टू एम इंटू जी हो गया, लेंथ हम एक्चुअली डेसिमल पॉइंट्स पूरे हटा दिए, 10 टू द पावर, हम डेसिमल पॉइंट्स पूरे हटा दिए। हाँ जरा हटाइए उसको, ये हो गया एरिया इंटू डेल्टा एल, ये आपको हो गया यंग्स मॉडुलस। इसको सॉल्व करके देखिए,
m का वैल्यू आप डालेंगे 4, g का वैल्यू यही वाला दे रखा है 3.1 पाई, लेंथ आपका दिया है 20 मीटर, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है रेडियस है आपका 2 mm, तो 2 का स्क्वायर mm है ये, तो -3 हो जाएगा, का स्क्वायर 2 mm को कन्वर्ट कर देंगे इंटू चेंज इन लेंथ, ये भी mm में है 0.031 इंटू 10⁻³ करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, सब कट जाने वाला है, और ये 2 2 जा 4 into हो 10 गई। power 3 हाँ, 2 इंटू 10⁻³ 3 3 नहीं, ठीक से देखो ज्यादा है, ठीक से पावर चेक करो, जो यूनिट स्ट्रेन का भी होगा इसीलिए ये आ जाएगा। अब इसमें एक टॉपिक और बचता है, वो उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड। कितना पोटेंशियल एनर्जी, जब आप इसके लेंथ को चेंज करेंगे तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, उसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रैंड बॉडी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रैंड बॉडी, स्ट्रैंड बॉडी, स्ट्रैंड बॉडी का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो इसका जो है कि कैलकुलेशन तो बहुत लंबा है, लेकिन हमको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो इस सिंपल होता कितना है हम आपको लिख देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका होता है, याद रखने का तरीका है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन एंड मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। ये पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब इसके लेंथ को हम चेंज करेंगे, ये लेंथ है, ये ऐसे है, मान लिया आपने फोर्स अप्लाई किया इधर भी, तो इसके वजह से इसका लेंथ इंक्रीज हो गया, डेल्टा एल पहले लिखे हुए हैं। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा इस बॉडी में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज गिवन बाय हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हो गया इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ये वाला चेंज जो हुआ इसी को वॉल्यूम कहेंगे। तो ये वॉल्यूम हो गया, या पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं ना इसको, ये वॉल्यूम को इधर ले आइए, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये कहलाता है। ये चैप्टर आपका ये खत्म, फिनिश हो गया। अब इस पे जो है हम मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का ये जो है फिनिश हो गया। अब इसमें जो पार्ट हमारा बचता है वो एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में कुछ कैलकुलेशंस हैं, सरफेस टेंशन में वो हम इसमें देखेंगे, लेकिन ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का जो ये है सॉलिड का है वो पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब लिक्विड वाले पार्ट में थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे, थोड़ा अभी इसमें है, लेकिन उससे पहले हम कुछ और न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाएंगे। अभी 1-2 न्यूमेरिकल हम भेज दे रहे हैं, उसको जरा बना करके हमको दिखाना होगा। जी सर। व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं, बना के आंसर भेजना।